सभी का स्वागत है बायोलॉजी की इस क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? आ जाइए फटाक से लाइव। आज बच्चे लाइव कैसे कम आए हैं? फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? हम पढ़ रहे थे बोन्स के बारे में, स्केलेटल सिस्टम के बारे में। हम हड्डियों के बारे में पढ़ रहे थे, बोन्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब जरा जल्दी से बताओ कि बोन्स के बारे में हमने पूरी की पूरी पढ़ ली थी कि 206 बोन्स होती हैं। हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्या भैया कमेंट कैसे नहीं आ रहे? तुम लोग लाइव नहीं आए क्या? कैसे हो सकता है तुम लोग लाइव नहीं आए हो? बच्चों क्लास व्लास चल गई कि नहीं चल गई? जल्दी आओ यार, तुम लोग लेट मत करो। क्लास चल गई है? दो बच्चे कैसे आ सकते हैं मेरे बैच में? एक बार कमेंट्स देखो, आपने सही लगाए हैं क्या? हाँ जी बच्चों, हम पढ़ रहे थे स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक्सियल अपेंडिकुलर। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में 80 हड्डियां आती हैं, अपेंडिकुलर में 126, टोटल मिला के 206 बोन्स होती हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा था बच्चा कि सारी की सारी 206 बोन्स पढ़ दी थी। कुछ मैंने हड्डियों के कल नाम लिखवाए थे। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस और इस चैप्टर से बचते हैं बोन्स वाले से, जो वो भी देख लो फटाक फटाक से। ठीक है, आ जाइए। चलो, मुझे आप लोगों के कमेंट नहीं दिख रहे हैं यार। क्लास तो स्टार्ट होगी नहीं तो पता लगे टेक्निकल टीम 10 मिनट बाद बोले मैम क्लास ही नहीं चल रही थी। देख लो भैया, कमेंट्स जल्दी से बता दो मुझे, क्लास चल गई है क्या? हम्म। एक ही बच्चे का कमेंट नहीं मिल रहा, कैसे पता लगेगा? हाँ क्लास चल रही है। कमेंट्स लगाना प्लीज। बच्चों रुक जाओ, अगर आप मेरे को देख पा रहे हो तो मैं आपके कमेंट्स लगवा रही हूँ, तभी मुझे पता लगेगा क्लास चली है कि नहीं चली है। एक तो मेरे फोन में चलती नहीं है ना क्लास। 1 मिनट का वेट कर लो बेटा, लगा रहे हैं। ठीक है ठीक है, आ गए कमेंट्स, आए कमेंट्स, आए कमेंट्स, आ गए। चल रहा है? ठीक है, सबके कमेंट्स आ गए। सुखविंदर, संजय, विकास, राहुल, पंकज, सौरभ, बादल। ठीक है, क्लास चल रही है। ओके ओके ओके, मुझे नहीं पता था ना क्लास चल रही है, क्योंकि भैया बहुत बार ऐसा होता है मैं पढ़ा के चली जाती हूँ, फिर मुझे पता लगता है क्लास ही नहीं चल रही है, तो कैसे काम चलेगा? चलिए, क्लास चल रही है तो अपन स्टार्ट करें, कंटिन्यू करें। चलिए बच्चों, तो हम बोन्स में कुछ कुछ चीजें रह गई थी जो हम आज की क्लास में पूरा खत्म कर लेंगे। अपना ये चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा। तो बच्चों जरा सुनो, क्या क्या क्वेश्चंस बोन्स में है। आपको याद है हमने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था कि एक कान में कितनी हड्डी होती हैं? तो आपको अच्छे से याद होगा कि ईयर बोन्स के बारे में मैम ने पढ़ाया था कि एक कान में 3 हड्डी होती है। अब बच्चों, एक क्वेश्चन यहाँ पर रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक कान में 3 हड्डी होती हैं, ठीक है, 3 बोन्स इन 1 ईयर। ठीक है, कान में 3 हड्डी होती है। कान के किस हिस्से में होती हैं? कान के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है सबसे बाहरी भाग, फिर होता है बीच वाला, फिर अंदर वाला। अंदर वाले में जहां पे कान का पर्दा होता है उसको अंदर वाला हिस्सा कहते हैं। बाहर वाला तो ये हिस्सा, और इसके बीच में जो अंदर और बाहर के बीच में होता है उसको मिडल ईयर कहते हैं, उसको मिडल ईयर। तो याद रखिएगा, कान की तीनों जो हड्डियां होती हैं ना, वो मिडल वाले हिस्से में होती हैं, यानी कि बीच वाले हिस्से में होती हैं, मिडल ईयर में होती हैं, कान के बीच वाले हिस्से में होती हैं। अब यहां पर मिडल ईयर से तो याद करोगी कि मध्य कान में पाई जाती है, बीच वाले में, सेंटर वाला जो पार्ट होता है कान का मिडल ईयर है। सेंटर ईयर कर लो, ठीक है, सेंटर ईयर ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो कान का जो बीच वाला हिस्सा होता है उसके अंदर क्या होती है बेटा? तीनों की तीनों हड्डियां होती हैं। हड्डियों के नाम मैंने पढ़ाए थे, क्या क्या होते हैं? एक होता है स्टैपीज, दूसरा होता है इनकस, है ना, और मैलियस।
ये 3 नाम लिखवाए थे आपको, ये लगा हुआ भी है यहाँ पे, फोटो आप देख भी सकते हैं। अब कभी कभी ना एग्जामिनर स्टापीज इनकस मैलियस नाम नहीं देगा, मैम फिर क्या नाम देगा? तो इनकी ना जो शेप होती है ना, शेप जैसे दिखने में होते हैं, वहां से भी इनके नाम पड़ते हैं। यहां आओ, यहां आओ बेटा। हाँ, मिडल ईयर या सेंटर ईयर लिखा हुआ होगा तो उसी में होते हैं। अब जरा सुनिए, ये होता है कान का पर्दा, ईयर ड्रम को बोलते हैं कान का पर्दा। अब ये जो 3 हड्डियां है ना, देखो जैसे मैलियस है, मैलियस किस शेप का होता है? हैमर, हथौड़े के जैसा होता है। तो मैलियस के आगे आपको लिख देना है ये हथौड़े के आकार का होता है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हमर शेप की कान की कौन सी हड्डी होती है, तो आपको वहां पे आंसर मैलियस देना है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट सुनो, उसके बाद ये कहां चला, उसके बाद ये जो इनकस होती है ना, ये एनविल शेप की होती है। अब ये एनविल क्या होता है क्या नहीं होता है आपको नहीं याद करना है, आपको बस इनके दूसरे नाम याद करने हैं। एनविल शेप की होती है। और जो स्ट्रैपीज होती है वो होती है स्ट्रिप शेप की, स्ट्रिप। तो इनके ना ये नाम भी बढ़ जाते हैं बेटा, ये नाम पड़ गए ना, इसीलिए मैं आपको यहां पर नोट करवा देती हूं कि किस किस कान की हड्डी का दूसरा नाम क्या होता है। आपसे पूछेगा मैलियस का दूसरा नाम, या मैलियस की आकृति किसके जैसी है? हैमर, तो इसको हैमर बोन भी कहते हैं। इनकस की दूसरी शेप कैसी है? एनविल जैसी, एनविल जैसी है, तो इसका दूसरा नाम एनविल पड़ गया। स्ट्रैपीज को स्ट्रिप बोन भी कहते हैं, स्ट्रिप बोन भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही देख लो, ये कान का पर्दा है, ये कान का बीच वाला हिस्सा है, मिडल ईयर है, और उसमें 3 हड्डियां हैं, मैलियस, इनकस, स्ट्रैपीज। देखो ऐसे 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, ऐसे इनका ऑर्डर रहता है। ओके बच्चों, याद कर लोगे। ये आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, मैंने सोचा कि एक बार किसी एग्जाम में पूछा हुआ तो मैं ये पढ़ाई दूं यहाँ पे। तो एनविल शेप में होगी इनकस, हथौड़े के आकार की होगी मैलियस, और स्ट्रिप शेप की होगी स्ट्रैपीज। इसलिए इनकी आकृति भी आपको याद रखनी है। हो गया मैम, कर लेंगे याद। आ जाइए फिर अगले क्वेश्चन पे। अब नोट डाल के जो हम लिख रहे थे, ये क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस करा। आ जाइए बेटा, क्वेश्चन आता है स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है हमारे बॉडी में? सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? मजबूत हड्डी कौन कौन सी होती है? आपको 2 ऑप्शन ढूंढने हैं। एक तो बेटा मजबूत हड्डी फीमर तो होगी ही होगी। फीमर कहाँ होती है? तो फीमर होती है आपकी जांग में, और जांग में मैंने पढ़ाया था फीमर क्या है? लॉन्गेस्ट बोन भी है और स्ट्रॉन्गेस्ट भी है। आपके सारे शरीर का वजन आपके थाइस पे रहता है। जैसे मैं खड़ी हूं तो मेरा अपर बॉडी का ये जो वजन है ये सारा कहां पे? मेरी फीमर पे है। तो फीमर को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, तो फीमर हमारे बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट बोन की कैटेगरी में आती है। और फीमर ना ऑप्शन हो तो बेटा आप कर देना मैंडिबल। अब मैंडिबल कहाँ की होती है हड्डी, बताना जरा। मैंडिबल हड्डी कहाँ थी? मैंडिबल हड्डी थी हमारे लोअर जो में, जबड़े का निचला हिस्सा होता है उसकी हड्डी को हम मैंडिबल बोन कहते हैं। ये वाली, ये वाली, ये दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट बोन की कैटेगरी में आती हैं। अगला क्वेश्चन आता है बेटा, आपसे एग्जामिनर पूछता है कि हमारे बॉडी में मूवेबल बोन कौन कौन सी हैं? मूवेबल बोन का मतलब होता है जो हल्की फुल्की, जिनको ऐसे देखो, मैंने कहा था हड्डियां मूवमेंट नहीं करती हैं, हड्डियों की वजह से हमारे बॉडी में मूवमेंट नहीं होते हैं, बिल्कुल बात सही है। लेकिन कुछ हड्डियां ऐसी होती है जिनको आप पूरा ऐसे घुमा पाते हो। देखो जबड़ा घूम रहा है, कौन सा जबड़ा घूम रहा है? ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला, क्योंकि नीचे वाले जबड़े की जो हड्डी है ना ये मूवेबल होती है। ये देखो, किसी को मुक्का मारो जबड़ा ऐसे खिसक के जड़ चला जाता है ना, तो जबड़े की हड्डी कौन सी होती है? आप बताओगे मूवेबल बोन, हिंदी में बोलेंगे चल अस्थियां, जिनके अंदर क्या होता है? मूवमेंट होता है, हलचल होती है। तो हलचल किस किस अस्थि में हो सकती है? कौन कौन सी हड्डियों में हो सकती है? तो एक तो आपका मैंडिबल में हो सकता है। मैंडिबल कहाँ है? तो लोअर जो में। तो निचले जबड़े की हड्डी होती है, उसमें मूवमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दूसरा, आप करते भी होंगे कुछ कुछ, मैम दोनों नहीं होती है, ये मूव नहीं करती है। ये जबड़ा कहां से मूव कर रहा है? ऊपर वाला। हाँ चलिए सुनो, एक आप घुटने को ऐसे हड्डी को घुमाते हो, कभी घुटने वाली जो कैप होती है उसको ऐसे घुमाते हो, जैसे अपना अपना घुटना ऐसे करो, घूम जाती है। तो जो नी बोन होती है और जो मैंडिबल होती है दोनों मूवेबल होती हैं। तो लिख दो नी बोन या नी कैप बोलते हैं, जिसको नी कैप भी बोलते हैं। घुटने का कैप या घुटने की हड्डी
ये क्या होती है, ये दोनों के अंदर मूवमेंट हो सकता है, तो हम इनको मूवेबल बोन की कैटेगरी में रखते हैं। चलो अब आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लीगामेंट एंड टेंडोन। व्हाट इज लीगामेंट, लीगामेंट्स क्या होते हैं। बहुत बार आप सुनते हो कि यार मेरा ना एक्सीडेंट हो गया, मेरे लीगामेंट सर्जरी हुई है। एक होता है टेंडोन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कंडरा, कंडरा, ठीक है। लीगामेंट्स और कंडरा, लिगामेंट टेंडोन होती क्या है, पहले ये सुनो। ये दोनों होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। ये दोनों क्या हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं। अब कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं, जो कनेक्ट करते हैं। ये दोनों संयोजी उत्तक होते हैं। ये दोनों कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, यानी कि संयोजी उत्तक होते हैं। अब बच्चा लिगामेंट और टेंडोन में डिफरेंस क्या होता है वो सुन लो। दो हड्डियां आकर जहां पे जुड़ती हैं उस हिस्से को लिगामेंट कहते हैं। दो हड्डियां आपस में आके जुड़ती हैं जिस भी हिस्से, तो आप बताओगे जिस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ती हैं उनको लिगामेंट कहते हैं। तो आप लिख लीजिए कि बोन प्लस बोन, एक हड्डी दूसरी हड्डी के साथ जब जुड़ती है तो उस जगह को आप क्या कहते हो, लिगामेंट कहते हो। उसे हम क्या कहते हैं, एक हड्डी दूसरी हड्डी से, मान लो कैसे कैसे बताऊं मैं आपको, चलो ऐसे कि ये एक बोन है और ये दूसरी बोन है, तो यहां पे क्या होंगे, लिगामेंट्स। तो मान लो ये इंसान का कहीं से भी गिर गया तो इसके यहां वाला ये लिगामेंट टूट गया, तो इसे बोलते हैं, फिर डॉक्टर सर्जरी करता है, डॉक्टर बोलता है आपके लिगामेंट्स में कुछ प्रॉब्लम आई है। ये लिगामेंट्स ऐसे रहते हैं, देखो ऐसे और ऐसे, ऐसे इन दोनों हड्डियों को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, ये लिगामेंट्स है, ठीक है। टेंडन क्या होता है, टेंडन या टेंडोन कंडरा क्या होता है, जहां पर एक हड्डी बोन प्लस मसल, एक हड्डी मांसपेशी के साथ जुड़ी हुई है। हड्डी किसके साथ जुड़ती है, जब मांसपेशी के साथ जुड़ती है तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, उसको हम टेंडोन कहते हैं। ये हड्डी, अच्छा आपको पता है हड्डियां, मांस जो होता है वो हड्डियों के ऊपर ही लगा हुआ होता है। जो मांस होता है उसको हड्डियों से ऐसे खींच खींच के निकाला जाता है, खींच खींच के निकाला जाता है। क्यों, क्योंकि वो किसके थ्रू जुड़ा होता है, वो टेंडोन के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। तो बेटा बोन प्लस मसल जिससे जुड़ती है उसको कंडरा कहते हैं, और लिगामेंट जब हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ती है तो उसको लिगामेंट कहते हैं, या हिंदी में कभी कभी स्नायु भी बोलते हैं इसको, स्नायु बंधन भी कहते हैं, स्नायु बंध या बंधन, ठीक है, ऐसे भी कहते हैं। तो लिगामेंट टेंडोन क्या है, एक टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज ही है, संयोजी उत्तक है। लेकिन जहां हड्डी हड्डी से जुड़ेगी उसको लिगामेंट कहेंगे, जहां हड्डी मांसपेशी के साथ जुड़ेगी, जिसके थ्रू जुड़ेगी, उसको हम टेंडोन कहते हैं। ओके चलो हो गई बात। रवि कह रहे मैम आप नोट्स हिंदी में कब अपलोड करोगी, मैं बता चुकी हूँ यार कब करूंगी, ठीक है, बार बार मत पूछो, कल की क्लास में यही तो चीज पढ़ाई थी मैंने। चलिए बच्चा अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है हमारे बॉडी की हैवीएस्ट बोन कौन सी है। हैवी वजन में जो, बेटा जो लंबी होगी और जो स्ट्रॉन्ग होगी वो हैवी होगी, सिंपल सी बात है, तब आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए हैवीएस्ट बोन कौन सी है, यानी कि सबसे भारी हड्डी कौन सी है। तो बच्चा जो वजन में भारी वही होगी जो लंबी होगी और जो स्ट्रॉन्ग होगी। तो सबसे हैवीएस्ट बोन कौन सी होनी चाहिए, हैवीएस्ट बोन होनी चाहिए आपकी, इंग्लिश में भी लिख लेना, ठीक है, हैवीएस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर की सबसे भारी हड्डी फीमरी होती है, फीमरी होती है, ये सबसे भारी होती है क्योंकि लंबी भी होती है और मजबूत भी होती है इसलिए। चलिए तो ये आपकी बोन से बनने वाले क्वेश्चंस लगभग सारे खत्म हो गए हैं। अब बात करते हैं मैम हड्डियों के अंदर कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो लिखिए डिजीज ऑफ बोन्स, हड्डियों की बीमारियां जो बहुत फेमस हैं और एग्जाम में आती भी हैं। डिजीज ऑफ बोन्स, हड्डियों में कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, ये लिख दो। हड्डियों की बीमारियां ये आती हैं एग्जाम में और आपको याद भी करनी है अच्छे से, ठीक है। हड्डियों की बीमारियां कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं रिकेट्स। रिकेट्स को हिंदी में रिकेट्स या सूखा रोग कहते हैं। सूखा रोग, सूखा रोग होता किसमें है,
बच्चों में, छोटे बच्चों में बेटा आप सब जानते हो छोटे बच्चों की जो हड्डियां होती हैं वो बहुत कमजोर होती हैं, है ना, इसलिए हम छोटे बच्चों को बहुत ध्यान से रखते हैं, बहुत मुलायम होती है उनकी हड्डियां। अब जैसे जैसे वो छोटे बच्चे बड़े होते जाएंगे तो उनकी हड्डियां मुलायम से कठोर और मजबूत होती जाएंगी। जैसे जैसे वो कैल्शियम, वो दूध, वो विटामिन डी लेते जाएंगे वैसे वैसे उसकी हड्डियां मजबूत होती जाएंगी, मजबूत होती जाएंगी। ठीक है, तो अब होता क्या है, अगर किसी बच्चे के अंदर सही मात्रा में कैल्शियम नहीं आया, कैल्शियम की क्या हो गई, कमी हो गई, और दूसरा उस बच्चे के अंदर विटामिन डी की भी कमी हो गई। बेटा विटामिन डी और कैल्शियम जो होते हैं ना, ये दोनों ही हड्डियों को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाएंगे और उनको रिजिड बनाएंगे, मजबूत और कठोर बनाते हैं विटामिन डी और कैल्शियम हड्डियों को। अब छोटा बच्चा है, उसे बहुत ज्यादा विटामिन डी और कैल्शियम चाहिए था लेकिन उसे भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाया, है ना, भरपूर मात्रा में विटामिन डी नहीं मिल पाया। विटामिन डी हमारे बॉडी में कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। विटामिन डी जो है ना, ये क्या करता है, ये कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने का काम करता है। अब जितना कैल्शियम का अवशोषण होगा उतना ही कैल्शियम तो बोन्स के पास जाएगा, और कैल्शियम बोन्स को क्या करता है, मजबूत और कठोर बनाता है। अब ऐसे बच्चे में क्या हो गई, इस बच्चे को भरपूर मात्रा में क्या नहीं मिला, विटामिन डी नहीं मिला। विटामिन डी की क्या हो गई, इस बच्चे में कमी हो गई। तो बेटा विटामिन डी की कमी हो गई, इसका मतलब इस बच्चे के शरीर के अंदर कैल्शियम का अवशोषण नहीं होगा अच्छे से, कैल्शियम की भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे इस बच्चे में कमी हो जाएगी, कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब हड्डियां बोलेंगे हमें कैल्शियम चाहिए, हमें कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम आया नहीं तो हड्डियां क्या हो जाएंगी, हड्डियां पतली हो जाएंगी, हड्डियां पतली हो जाएंगी, हड्डियां सूख जाएंगी, सूखने लग जाएंगी, और जो हड्डियां हैं वो सॉफ्ट रह जाएंगी बेटा। तो इसी बीमारी को रैकेट्स कहते हैं, इसी बीमारी को रैकेट्स कहते हैं। और बताऊं रैकेट्स में क्या होता है, दांतों को बनने के लिए भी तो कैल्शियम चाहिए होता है, तो इस बच्चे को दांत भी ढंग से नहीं आते हैं, ठीक है, या तो लेट आएंगे दांत। इसमें और क्या लक्षण क्या लिख सकते हो, इन बच्चों में दांत देरी से आते हैं, लेट टीथ बोलोगे आप, दांत देरी से आएंगे। ये क्रानियम, कपाल वाला पार्ट सॉफ्ट रह जाएगा क्योंकि यहाँ पे हड्डियां, हड्डियों को कैल्शियम चाहिए। तो ऐसे बच्चे का वजन कम हो जाएगा, हड्डियां पतली हो जाएंगी, और उस बच्चे के अंदर प्रॉपर तरीके से उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है ना वो अच्छे से विकसित नहीं हो पाएगा। दांत देरी से आएंगे, हड्डियां कमजोर रह जाएंगी, शरीर सूखने लग जाएगा, हड्डियां पतली हो जाएंगी, उस बच्चे की अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसी को रैकेट्स कहते हैं, इसी को सूखा रोग कहते हैं, जो हड्डियों में होता है, जो हड्डियों में होता है। ठीक है, चले दूसरा पढ़ाए बेटा। प्रैक्टिस बैच मैं एप्लीकेशन पे नहीं लाऊंगी, प्रैक्टिस सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ाऊंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन मैं सिर्फ उसको लाइव रखूंगी, उसको मैं सिर्फ लाइव रखूंगी, उसके बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में वो वीडियोस मैं डिलीट करवा दूंगी, है ना, क्योंकि उसके पीछे रीजन है। चलो आप लोगों से तो क्या छुपाना, आप लोगों को बताएंगे। आना संडे को 7 बजे फ्यूचर कूल कोचिंग पे, जो मेरा इवेंट लगा हुआ है उसके अंदर आना, तब आपको पता लगेगा। अब सेम बीमारी, ये तो चाइल्ड में हुई, अगर सेम बीमारी हमारी एज में हो जाए तो इसी को ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है, इसी को ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है, मलेशिया। ऑस्टियो का मतलब हमेशा मैंने पढ़ाया है बेटा, ऑस्टियो का मतलब क्या होता है, बोन्स। तो जब किसी अडल्ट पर्सन में, अडल्ट का मतलब है जिसकी उम्र 18 साल हो चुकी है, उसके अंदर अचानक से किसकी कमी हो जाए, कैल्शियम की कमी हो जाए, और उसमें विटामिन की कमी हो जाए, विटामिन कौन सी, विटामिन डी की कमी हो जाए, विटामिन डी डिक्रीज हो जाए, तो उसकी हड्डियां भी पतली होने लग जाती हैं, उसको ढंग से खड़ा नहीं हो पाएगा, हाथ पांव में कंपकपी होने लग जाएगी, है ना, हड्डियां उसकी प्रॉपर काम नहीं करेंगी। तो बेटा उसको कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया। देखो विटामिन डी की कमी होने से कैल्शियम का अवशोषण कम होता है, तो अगर ये बच्चे में हुई तो इसे रैकेट्स कहेंगे, क्योंकि बच्चे में ज्यादा लक्षण पैदा कर देगी। बच्चे की हड्डियां मजबूत नहीं है अभी,
सॉफ्ट है, उनको ज्यादा मात्रा में विटामिन डी और कैल्शियम चाहिए, तो बच्चे में ज्यादा होगा। जबकि हम लोगों में बेटा अब हड्डियां मजबूत हो गई हैं, तो हमारी हड्डियों से आवाज आना शुरू हो जाएगी, हड्डियों में दर्द सा रहना शुरू हो जाएगा, हड्डियां पतली हो जाएंगी, वजन गिर जाएगा, तो उसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। तो हड्डियों की दो बीमारी हो गई। ठीक है, आइए तीसरा कौन सा? तीसरी जो होती है रैकेट्स ऑस्टियोमलेशिया के बाद 3 नंबर पे आती है हड्डियों की बीमारी, जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस लिखिए। आज क्लास चलने में कोई प्रॉब्लम हुई है क्या बेटा? अब मैं क्या करूं अगर हुई है तो? वैसे तो सब बच्चे पढ़ रहे हैं, आप 1-2 बच्चे ही कह रहे हैं। देखो, ऑस्टियो शब्द का मतलब होता है बोन्स, हड्डियां, और पोरस का मतलब क्या होता है? छेद, पोर होना। देखो, मैंने आपको ना एक क्लास में पढ़ाया था हड्डियां पोरस होती हैं, हड्डियों में छेद होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल होते हैं, लेकिन वो छेद बड़े नहीं होने चाहिए। अगर हड्डियों में छेद बड़े हो गए तो हड्डियां ब्रिटल हो जाएंगी, भंगूर हो जाएंगी, टूटने का डर रहेगा हड्डियों का, बोन डिसलोकेट हो जाएंगी, अपनी जगह से खिसक जाएंगी। तो अगर किसी इंसान के अंदर कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी हो जाए, कैल्शियम की क्या हो जाए? कमी हो जाए, तो हड्डियों के अंदर जो पोर होते हैं, जो छोटे छोटे होने चाहिए, वो बड़े हो जाते हैं, और जिसकी वजह से उसकी हड्डियां टूटना शुरू हो जाती है, हड्डियों का बुरादा बनना शुरू हो जाता है। उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहता है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो ये भी हड्डियों में होने वाली बीमारी है। ठीक है, रैकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, तीनों हड्डियों की बीमारी है। आओ 4 नंबर पे चौथी कौन सी होती है आपकी? चौथी को बोलते हैं बाउलेक्स। बाउलेक्स हिंदी में बोलेंगे पांव मुड़ने वाली बीमारी। पांव मुड़ जाते हैं, पांव मुड़ जाते हैं बेटा। कैसे मुड़ जाते हैं? चलो सुनो, आप मुझे ये बताओ, अभी मैं जैसे खड़ी हूं तो मेरा जो धड़ है, इसका सारा वजन किस पे है? मेरी जांग की हड्डी पे है। और जांग में हड्डियां कौन सी होती हैं? फीमर। तो अभी मेरी फीमर ऐसे स्ट्रेट है, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, सबसे लंबी हड्डी को सबसे ज्यादा कैल्शियम और विटामिन डी चाहिए होगा, सिंपल सी बात है। हाँ भाई, लंबी है, मजबूत है, तो उसको उतना ही ज्यादा कैल्शियम ज्यादा चाहिए। अब अगेन कैल्शियम कम हो गया, विटामिन डी कम हो गया, तो जो सबसे ज्यादा जिसको जरूरत है कैल्शियम की, उसी के पास ढंग से नहीं पहुंचा, फीमर के पास ही कैल्शियम सही से नहीं पहुंचा। तो अभी तो फीमर कैसी है, मैं यही मान रही हूं आप सब लोगों की भी ऐसी ही होगी। ठीक है, ऐसे आपकी जांग के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट फीमर है, ऐसे ये आपकी फीमर है, ऐसे सीधी है आपकी दोनों जांघों की फीमर, ऐसे। और इसके ऊपर आपका जो ये ऊपर का धड़ है ना, इसका सारा वजन इस फीमर पे पड़ रहा है, आप खुद देख लो। इसीलिए फीमर को सबसे ज्यादा मजबूत होना पड़ता है। लेकिन आप सही मात्रा में कैल्शियम नहीं ले रहे हो, आप सही मात्रा में विटामिन डी नहीं ले रहे हो, तो इस फीमर के पास कैल्शियम की, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट की कमी हो जाती है, और ये फीमर के ऊपर, बेचारी के ऊपर वजन पड़ता रहता है, पड़ता रहता है, तो ये फीमर ऐसे मुड़ना शुरू हो जाती है, ऐसे। अभी तो स्ट्रेट है, फिर ये फीमर ऐसी हो जाएगी, पतली हो जाएगी, और ऐसे मुड़ जाएगी। बेटा बेटा मजबूत चीजें कभी फोल्ड होती है क्या? नहीं होती ना, है ना। मजबूत चीजें कभी फोल्ड नहीं होती, जो चीज सॉफ्ट होती है वही तो फोल्ड हो जाती है। तो ये फीमर ऐसे पतली होके सॉफ्ट हो जाती है, और सॉफ्ट होके ऐसे मुड़ना शुरू कर देती है, जैसे रेनबो होता है, इंद्रधनुष होता है, उसके आकार की ऐसे हो जाती है। क्या आप बताओगे बेटा? आपकी फीमर। और इसी की वजह से जो थाइज होती हैं वो ऐसे मुड़ जाती हैं, और इसी को पांव मुड़ने की रोग या बाउलेक्स कहा जाता है, बाउलेक्स कहा जाता है। अब बहुत दिनों तक अगर फीमर ऐसे ही रही, तो इस फीमर के नीचे की तरफ यहाँ क्या है? यहाँ आपके घुटने हैं, ये घुटना है बेटा, ये आपका घुटना है ऐसे। ठीक है, तो अभी आपकी फीमर स्ट्रेट है, तो घुटनों के बीच में गैप ज्यादा है। अब आपकी फीमर मुड़ गई तो घुटना यहां आ गया एक, दूसरी फीमर मुड़ी, घुटना यहां आ गया, घुटनों के बीच का गैप क्या हो गया? कम हो गया। अब आप भागोगे तो घुटने आपस में टकराएंगे ऐसे, और इसे घुटनों के टकराने की बीमारी कहते हैं, इसे नॉक नी डिजीज कहते हैं, इसे नॉक
नी डिजीज कहते हैं, घुटनों के आपस में टकराने का रोग कहते हैं। ऐसे लोग रनिंग में फेल हो जाते हैं, ऐसे लोग दौड़ नहीं पाते हैं। मिल्खा सिंह मूवी में दिखाया है ना, आपने देखा होगा ये। अगर आप ऐसी नौकरी की तैयारी करते हैं जैसे पुलिस, जैसे आर्मी, जैसे डिफेंस, उनका जब मेडिकल होता है ना तो आपसे पूछते हैं, या उसका फिजिकल होता है तब आपसे पूछते हैं बेटा कि आपको बाउलेक्स या नोकनी डिजीज तो नहीं है, क्योंकि आप भाग नहीं पाओगे। अगर दुश्मन आ गया तो उसके पीछे भाग नहीं पाओगे आप, या आप दुश्मन से बचने के लिए भाग नहीं पाओगे आप। ठीक है, तो ये कुछ पेपर होते हैं जिनके अंदर ये दो बीमारियां आपसे पूछी भी जाती हैं कि बाउलेक्स तो नहीं है। अच्छा, डेस्क जॉब होती है जिसमें भागना नहीं होता है, ऑफिस होता है उसमें आप डॉक्यूमेंट का काम कर रहे हो, उसमें क्या भागना भैया, है ना, तो उसमें तो चल जाती है अगर किसी को है तो। लेकिन पुलिस की नौकरी में, जीडी में, आर्मी में, है ना, इन सब में नहीं चल पाता है। तो बाउलेक्स और नोकनी डिजीज का भी रिलेशन किससे है? इनका रिलेशन भी बोन से है। तो हड्डियों में कौन कौन सी बीमारियां? हड्डियों में रैकेट्स, हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में ऑस्टियोमलेशिया, हड्डियों में बाउलेक्स। बाउलेक्स में क्या होता है? फीमर मुड़ जाती है, इंद्रधनुष के आकार की हो जाती है, और फिर फीमर के मुड़ने से घुटनों के बीच का गैप कम हो जाता है। तो भागेगा तो घुटने टकराएंगे, टकरा के गिर जाता है इंसान, वो भाग ही नहीं पाता है, रनिंग नहीं कर पाता है। तो इसको घुटने के आपस में टकराने का रोग कहते हैं, नोक नी डिजीज कहा जाता है इसे। ठीक है, नॉकनी डिजीज इसको कहा जाता है। इसको ठीक करने के लिए देखो, ऊपर फीमर को ठीक करना पड़ता है, डॉक्टर्स को फीमर को ठीक करना पड़ता है, राइट। तो ये आपके बोन से बनने वाले सारे क्वेश्चन हो गए बेटा। इसी के साथ आपका स्केलेटल सिस्टम यानी बोन्स वाला चैप्टर फिनिश हो गया है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात सुन लो, आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम मसल्स कब करवाएंगी? मसल्स करवाऊंगी। मसल्स क्या होती है? टिश्यू। जब मैं एनिमल टिश्यू पढ़ाऊंगी वहां पे मसल्स करवाऊंगी। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम में मसल्स नहीं आती हैं, मसल्स मस्कुलर सिस्टम अलग होता है। ठीक है, जबकि अब मैं आपको एक चीज और पढ़ा दूं, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कार्टिलेज से क्वेश्चन। कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या होती है वो सुन लो। कार्टिलेज को कहा जाता है उपास्थि, हड्डी। हड्डी को हम अस्थि, बोन को हिंदी में अस्थि या हड्डी कहते हैं। कार्टिलेज क्या होता है उसको जरा सुनो। कार्टिलेज क्या होती है? कार्टिलेज होती है लचीली स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबल लचीली स्ट्रक्चर, जिनको आप हाथ से मोड़ सकते हो, उन्हें लचीली स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। एग्जामिनर पूछता है दो ही क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन। क्या? कार्टिलेज कहां कहां होती हैं, कार्टिलेज किस सेल की बनी हुई होती हैं। बेटा हड्डियों में कौन कौन सी सेल्स थी? ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स थी। ऐसे ही कार्टिलेज जिन सेल से बनी हुई होती हैं, पहली बात तो याद रखना कार्टिलेज भी टिश्यू है। कार्टिलेज भी क्या है? टिश्यू है, उत्तक है। उत्तक कैसे टिश्यूज हैं? ये भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं। कैसे टिश्यूज बेटा? कनेक्टिव टिश्यूज है, संयोजी उत्तक है, संयोजी उत्तक हैं। अब बात करते हैं बेटा उत्तक कब बनते हैं? जब बहुत सारी सेल्स ऐसे आपस में जुड़कर ग्रुप बना लेती हैं, ऐसे ग्रुप बना लेती हैं, तो इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? इसको हम टिश्यू कहते हैं, इसे हम उत्तक कहते हैं। तो बेटा जब कार्टिलेज भी टिश्यू है तो इसमें कोई सेल होंगी, इसमें कोई सेल होंगी, हाँ जी होंगी। ठीक है, तो इसमें जो सेल होती हैं उनको कोंड्रोसाइट सेल कहा जाता है। कौन सी सेल्स? कोंड्रोसाइट, CH, कोंड्रोसाइट सेल कहा जाता है, कोंड्रोसाइट्स। ठीक है, S लगा दो। तो एग्जाम में क्या पूछेगा? एग्जाम में पूछेगा कि कोंड्रोसाइट्स सेल्स किसमें पाई जाती हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? कोंड्रोसाइट सेल्स कार्टिलेज में पाई जाती हैं। ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स किसमें होती हैं? बोन्स में होती हैं। कार्टिलेज क्या होती है? हड्डी लचीली नहीं होती है, हड्डियां मजबूत होती हैं। कार्टिलेज मुड़ जाती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, लचीली होती हैं, राइट। अब मैम कहां कहां होती हैं ये सुन लो। कार्टिलेज होती कहां कहां है, आपको एक फोटो दिखाती हूँ, शायद मैंने लगाई हो, ये रही। इस फोटो को देखो,
मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। इस फोटो को देखो, ये आपका शरीर है, कार्टिलेज कहाँ कहाँ दिख रही है आपके शरीर में, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपका कान है, कान है ना, ये कान का बाहर वाला पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पिन्ना कहते हैं, पिन्ना। तो यहीं पे कान होते हैं, तो यहाँ पे आपकी कार्टिलेज है, ये रहा कान, ये पिन्ना, ये कार्टिलेज का बना हुआ है, इसीलिए आप इसको मोड़ रहे हो ऐसे, इसलिए मोड़ ले रहे हो इसको, ठीक है। अगला सुनो, ये आपकी नाक है, ये आपकी नोज है। एग्जाम्पल लिखते जाना, ठीक है, मैं अलग से नहीं लिखवाऊंगी, मैं इसी में मेंशन कर रही हूँ। आप क्या लिखोगे, कार्टिलेज उपास्थि कहाँ कहाँ पाई जाती है, नंबर 1 पे आप लिखोगे आउटर ईयर पिन्ना, कान का बाहरी हिस्सा जिसको पिन्ना कहते हैं, ये कार्टिलेज उपास्थि का बना हुआ होता है। अगला है कार्टिलेज और कहाँ होती है, टिप ऑफ नोज, नाक का ये आगे वाला हिस्सा, देखो मोड़ लो, ये हड्डी है, इसको मोड़ पा रहे हो क्या, नहीं, ये वॉमर थी, याद करो, ये क्या है, ये कार्टिलेज है, इसे ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, इसलिए कर पा रहे हो। तो ये नोज ऑफ टिप कार्टिलेज की बनी हुई है, इसलिए आपकी नाक आप ऐसे कर दे रहे हो, है ना, नाक ऐसे खींच ले रहे हो पकड़ के। हमारे राजस्थान में एक वो होती है, रस्म होती है, शायद आपके यहाँ भी होती है क्या, जब लड़का बारात लेके आता है तो दरवाजे पे आता है, तो लड़के की सास ऐसे पकड़ के नाक खींचती है उसकी, तो मेरी मम्मी ने भी खींची थी, ऐसे नाक खींचती है ना, आपके यहाँ होती है ऐसी रस्म, हमारे यहाँ होती है ये। चलो नेक्स्ट, अगला, अगला बेटा, ये कार्टिलेज और कहाँ होती है, ये गले में मैंने पढ़ाया था आपको, एक हड्डी होती है, और जिस हड्डी को हम क्या कहते हैं, हायोड बोन कहते हैं, और इसी हायोड बोन के नीचे की तरफ भी क्या होती है, आपकी कार्टिलेज पाई जाती है। ये रहा आपका कार्टिलेज एक तरीके का। तो आप कहोगे लोअर साइड ऑफ हायोड बोन, गले में, गला लिख सकते हो, ठीक है, गले में भी कार्टिलेज होती है, कहां पे, हायोड बोन के नीचे की तरफ, राइट। चलिए अगला, अगला आप बताओगे कि कार्टिलेज जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है। आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया था कि कुछ ऐसी रिब्स होती हैं, कुछ ऐसी पसलियां होती हैं जो स्टर्नम से सीधी नहीं जुड़ती हैं, है ना, स्टर्नम से सीधी नहीं जुड़ती हैं, डायरेक्टली नहीं जुड़ती हैं, उनको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं, उनको हम झूठी पसलियां कहते हैं। मैंने कहा था वो कार्टिलेज की हेल्प से जुड़ते हैं। तो आप बताओगे बेटा यहाँ पे कार्टिलेज है, ये दिखा रखा, इसीलिए दिखा रखा है ना, पसलियों के बीच में, कौन सी, फॉल्स पसलियों के बीच में। ऐसे ही जो आपके रीढ़ की हड्डी होती है ना पीछे की तरफ, उनमें जो वर्टिब्री होती है उनके बीच में कार्टिलेज होती है। आप बस ये याद रखो, है ना, जॉइंट्स की क्लास में ये वापस पढ़ लोगे, आप जब जॉइंट पढ़ाऊंगी ना तो आप ये वापस पढ़ लोगे कि ये जॉइंट में एक टाइप के जॉइंट्स होते हैं जिनको कार्टिलेजियस जॉइंट्स कहते हैं, वो कार्टिलेज की हेल्प से जुड़ते हैं, वो कार्टिलेज की हेल्प से जुड़ते हैं। जैसे हिप वाला जॉइंट हो गया, है ना, ये वाला जॉइंट, हिप का जॉइंट, ये कार्टिलेज की हेल्प से जुड़ा हुआ है। जैसे घुटने वाला जॉइंट हो गया, ये भी कार्टिलेज की हेल्प से जुड़ा हुआ है। तो हिप वाला जॉइंट, घुटने वाला जॉइंट, रीढ़ की हड्डियों में हड्डियां हैं उनके बीच का जॉइंट, जो झूठी पसलियां होती हैं जब वो चेस्ट बोन स्टर्नम से जुड़ती हैं तो वो भी कार्टिलेज की हेल्प से जुड़ती हैं। तो यहाँ पे कार्टिलेज हो गया, 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 ये सारे कार्टिलेज के एग्जाम्पल्स होते हैं, ये सारे कार्टिलेज के एग्जाम्पल्स होते हैं। लिख लो, चलो मैं लिखवा देती हूँ आपको, नहीं तो तुम लोग डाउट में रह जाओ हमेशा। लिखो कहाँ कहाँ होती हैं कार्टिलेज, कार्टिलेज के एग्जाम्पल लिखवा रही हूं मैं, उपास्थियों के एग्जाम्पल लिखवा रही हूं। लिखो आउटर ईयर, कान का बाहरी हिस्सा जिसको हम प्यार से पिन्ना कहते हैं, तो पिन्ना में क्या होती है, कार्टिलेज। नेक्स्ट लिखो टिप ऑफ नोज, टिप ऑफ नोज, नाक का आगे वाला हिस्सा, नाक में, नाक में, ठीक है, नाक की टिप में, यानी नाक का जो बाहर का हिस्सा है उसमें। अगला लिखो बेटा बिटवीन, बिटवीन, बिटवीन फॉल्स रिब्स, बिटवीन फॉल्स रिब्स, झूठी पसलियों के बीच में, झूठी पसलियों के बीच में, अच्छा झूठी पसलियों और स्टर्नम के बीच में, ऐसे लिखो ज्यादा अच्छे से लिख पाओगे, और स्टर्नम के बीच में, के बीच में, तो क्या लिखोगे, बिटवीन फॉल्स रिब्स एंड स्टर्नम क्या पाई जाती है, कार्टिलेज। नेक्स्ट लिखो लोअर पार्ट ऑफ
लोअर पार्ट ऑफ हायोड बोन। अब ये हायोड कहाँ होती है ये मैं ना बताऊंगी, ठीक है, लिख दो हायोड हड्डी के नीचे की तरफ, हायोड हड्डी के निचले भाग में, के निचले भाग में। नेक्स्ट लिखो बिटवीन हिप जॉइंट, हिप जॉइंट हिंदी में लिखो बेटा नितंब संधियों के बीच में, नितंब, हिप को नितंब बोलते हैं, नितंब संधियों के, नितंब संधियों के बीच में, संधियों के बीच में। और एक एग्जाम्पल और लिख लो लास्ट, बिटवीन वर्टिब्री ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डियां होती हैं? 26, तो 26 हड्डियों के बीच में कार्टिलेज पाई जाती हैं, लिख दो बिटवीन वर्टिब्री ऑफ बैकबोन, रीढ़ की हड्डी के कशेरुकियाओं के बीच में, लिख दो जो रीढ़ की हड्डी होती है उसकी हड्डियों के बीच में, रीढ़ की हड्डी की हड्डियों के बीच में, हड्डियों के बीच में। ये सारे ऑप्शंस में से कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा और पूछेगा कहां पे कार्टिलेज है, ठीक है। हाँ, थायराइड जो हड्डी होती है बेटा उसके नीचे की तरफ। इनमें से कोई ना कोई एग्जाम्पल होगा कि कहाँ कार्टिलेज होती है, तो यहां में से इनमें से कोई ना कोई एग्जाम्पल होगा बेटा। सबसे फेमस एग्जाम्पल में तो ये दो ही रहते हो ऑप्शन, इनमें से ही कर देते हो आप, इनमें से ही कर देते हो। तो इसी के साथ आपका बोन्स वाला चैप्टर, आपका स्केलेटल सिस्टम चैप्टर खत्म होता है। यकीन मानो बच्चों, ना इससे कम ना इससे ज्यादा आपको पढ़ना है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा पढ़ना है। जितना मैम ने पढ़ाया है आंख बंद करके सिर्फ उतना ही पढ़ना है आपको। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, जॉइंट से भी कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है। जॉइंट है सिर्फ 35 से 40 मिनट की क्लास। कल आपके बैच में मैं उसको अपलोड करवा दूंगी। कल मुझे काम है, कल मैं लाइव क्लास नहीं लूंगी आपके बैच में, है ना। तो आपका काम है जॉइंट वाली क्लास पढ़ लेना कल आप। वो 35 मिनट का लेक्चर है, छोटा सा एक क्लास में अपलोड करवा रही हूँ 35 मिनट की। उसमें सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट है, कुछ फोटो दिखा रखी है। वो पीपीटी मेरे से मिस हो गई, नहीं तो मैं वो पढ़ा भी देती है आपको, ठीक है। तो कल आप वो क्लास पढ़ लेना। परसों हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्योंकि स्केलेटल सिस्टम आपका खत्म हो चुका है। जॉइंट वाली वीडियो कल आपको मिल जाएगी, 35 मिनट की वीडियो है। क्यों छोड़ना, मन में डाउट कभी आ भी जाए क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन आते हैं, ये कौन सा जॉइंट है, ये कौन सा जॉइंट है, ये कौन सा जॉइंट है, हिप वाला कौन सा है, घुटने वाला कौन सा है, ये कौन सा है। बस ये 6-7 नाम याद कर लेना, ये 6-7 याद कर लेना नाम। ये आपको कल मिल जाएगा। कल मैं क्लास नहीं लूंगी, कल आप उस वीडियो को देख लेना। परसों मैं आपसे मिलूंगी नए चैप्टर के साथ, ठीक है बेटा। परसों मैं आपसे मिलूंगी। मैम बोन कितने दिनों में जुड़ जाती है? डिपेंड करता है हड्डी कितनी टूटी है बेटा, कहाँ की टूटी है, ठीक है। परसों हम अपने नए चैप्टर के साथ मिल जाएंगे। मैम सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है नंदनी, बहुत बढ़िया। ओके बच्चों, तो कल वाली वीडियो देख लेना। 35 मिनट का या 36 मिनट का वीडियो है, अपलोड हो जाएगा। और परसों हम नए चैप्टर के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अच्छे से रहो। अच्छा नहीं बेटा, साइंस यहां से पढ़ लो, एनटीपीसी वाले बैच में आपको बायोलॉजी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अरे यहाँ पढ़ ली ना आपने इतना डिटेल में, फिर आपको एनटीपीसी के बैच में आप बैच ले लो। अगर आपको मैथ्स पढ़ना है, आपको रीजनिंग पढ़ना है, आपको जीएस और सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आप बैच परचेज करो, ठीक है। लेकिन बायोलॉजी आप यहाँ पढ़ रहे हो तो वहां पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही जगह पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो। कुछ अलग पढ़ाऊंगी उसके अंदर, वो आपके बैच में भी पढ़ाऊंगी, चिंता मत करो, ओके। हाँ कल मेरे को कुछ काम से जाना है बेटा। चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं। अच्छा काम से क्या जाना है, आप लोगों से क्या शर्माना। आप लोग जानते हो ना, कल मेरे को वैक्सीन लगनी है, एचपीवी वैक्सीन। क्या होता है बेटा एचपीवी वैक्सीन? सुना है थोड़ा बहुत, लड़कियों के लिए। लड़कियों, तुम्हें पता है ना आजकल एक कैंसर बहुत फैल रहा है। कौन सा?
सर्विकल कैंसर बहुत फैल रहा है। पूनम पांडे जी ने एक मजाक किया था, आपको याद होगा, पूनम पांडे जी ने एक मजाक किया था कि मैं मर गई हूँ ड्यू टू सर्विकल कैंसर। 4 दिन के बाद वो जिंदा हो गई थी, कह रही थी मैं वापस जिंदा हो गई हूँ, है ना। मैं तो बस लोगों में जागरूकता फैलाना चाहती थी। एचपीवी कैंसर बहुत फैल रहा है, बहुत। इंडिया में मान लो कि लड़कियों के अंदर अगर कोई कैंसर है तो उसमें 60% कैंसर के कौन सा निकल रहा है, सर्विकल कैंसर ही निकल रहा है। ग्रीवा कैंसर बोलते हैं इसको हिंदी में। उससे बचने के लिए लोगों को नॉलेज नहीं है, उससे बचने के लिए वैक्सीन है हमारे इंडिया में भी। इस बार के बजट में भी तो पास हुआ था एचपीवी वैक्सीन के लिए, है ना, बजट पास हुआ था ना, आपने सुना भी होगा। तो ये जो एचपीवी वैक्सीन है इसकी 3 डोज लगती है, मुझे पहली डोज लग चुकी है, कल मेरा सेकंड डोज है ना, कल मेरा दूसरा डोज है, तो वो मैं लगवाने जा रही हूँ। तो थोड़ा सा इसमें फीवर सा आता है इस वैक्सीन को लगवाने के बाद। कल मेरा ऑलरेडी 4-5 दिन में लेट हो चुकी हूँ इस वैक्सीन को लगवाने में, तो मैं बिल्कुल भी आप लोगों को भी कभी डिटेल में बताऊंगी मैं, ठीक है। आपके घर में भी तो माँ है, बहन है, आपकी गर्लफ्रेंड होगी, भाई कोई दोस्त होगी, आपकी बीवी होगी, आपको भी नॉलेज होना चाहिए। आप खुद सोचिए, जब वैक्सीन से हम बच सकते हैं, 98% चांसेस हैं अगर आपके वैक्सीन की 3 डोज लगी हैं तो आपको ये कैंसर नहीं हो सकता है। तो बचना चाहिए ना, लगवानी चाहिए ना। इसलिए मेरा फर्स्ट डोज हो चुका है, जब पृथ्वी हुए तो उसके 20 दिन के बाद मुझे पहला डोज लग गया था। दूसरा डोज लगता है 3 से 3.5 महीने के बाद, तो हो चुका है, मेरा टाइम ऊपर हो चुका है। इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, कहीं भी जाके लगा सकते हो। चलो इसको डिटेल में मैं आपसे डिस्कस करती हूँ किसी दिन, है ना, डिटेल में डिस्कस करती हूँ कि कहाँ लगती है, कैसी लगती है। ये सर्वाइकल कैंसर नहीं, सर्विकल कैंसर। सर्वाइकल ये होता है, कौन है ये महानुभव, सर्वाइकल कैंसर ये, सर्वाइकल ये होता है, पढ़ाया तो था, ठीक है। चलो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगी, मुझे याद दिलाना किसी दिन, है ना। चलो मिलते हैं। हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बिल्कुल अवेलेबल है बेटा। आपके घर में माँ बहन सबको बता दो बेटा, जिसकी उम्र लड़की की 13 साल से ऊपर है वो लगवा सकती है। 13 से 40 साल की महिलाओं को लगता है ये वैक्सीन, उन्हीं में ही सबसे ज्यादा इफेक्टिव है ये। अब लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में, जागरूकता ही नहीं है। बाहर अब रोड में आप किसी कंट्री में जाओगे ना, वहां पे आपको 10 में से 9 महिलाएं ऐसी मिलेंगी जिन्होंने ये वैक्सीन लिया हुआ होता है। सिर्फ एक ही महिला ऐसी मिलेगी। हमारे यहाँ 100 छोड़ो, हजारों में से एक महिला ऐसी मिलेगी जिसने 3 डोज ले रखी होंगी, बाकी को पता ही नहीं है। इसकी जागरूकता की कमी है बेटा। मैं, मेरी सिस्टर को 1 महीने का बेबी हो गया बेटा, निशांत उसको बोलो, अब जिस भी डॉक्टर से वो कंसल्ट किए, जिस भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती थी, पहले उनसे पहले प्रॉपर चेकअप होता है आपके बॉडी में कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है ना, डिलीवरी के बाद। तो उसके बाद डॉक्टर लगवाता है बेटा, है ना। पहले आप पूछ लो डॉक्टर से, उन्होंने बोलो, पहले डॉक्टर बताएंगे आपको सारी बातें, है ना, कि सही है, लगवा सकते हैं। मैं कुछ नहीं बोल सकती, मैं डॉक्टर नहीं हूं ना फिर, ठीक है। चलो हम कहाँ लगती है कि आप बेटा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल। चलो मैं आपको एक क्लास में बता ही दूंगी कि ऐसे ऐसे 3 डोज लगती है, कौन कौन से फोटो ला के दिखा दूंगी। तो कल मेरा वैक्सीनेशन डे है, इसलिए मैं कल छुट्टी ले रही हूँ। बाकी मिलते हैं आपसे परसों, और वो जॉइंट्स वाला वीडियो अपलोड हो जाएगा, वो आप पढ़ लेना अच्छे से। बता दूंगी बेटा, मैं एक दिन आपको फोटोज लेके आती हूँ, किसी दिन फोटो भी दिखा दूंगी, यही वाला लगवा लेना, जो मुझे लग रहा है वही आप लगवा लेना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच बच्चा, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी एक क्लास में, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। सर्विकल कैंसर होता क्या है, इससे बच कैसे सकते हैं, कौन सी वैक्सीन लगती है, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अगर मेरे पास नॉलेज है तो मैं इसको क्यों ना शेयर करूं, है ना। और आप लोगों को भी इस बारे में जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि गाँव वाँव में तो औरतें होती है ना, उनको इतनी शर्म आती है इन कैंसर के बारे में बात करने में भी। और आप सोचो, मैंने बताया ना कि 10 में से 6 केस ऐसे हो रहे हैं कैंसर के जिसमें सर्विकल कैंसर ही निकल रहा है। ये सर्विकल कैंसर अंदर जाके ओवेरियन कैंसर, सबको ओवेरी कैंसर, यूट्रस कैंसर, इनमें भी कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इसके बारे में जागरूकता बहुत जरूरी है। एक दिन मैं आपको कैंसर, अभी कैंसर पढ़ाया थोड़ी है ना, कैंसर पढ़ाऊंगी ना आपको, तब पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है।